गेट अकेडमी प्लस। आज हम हमारे मॉड्यूल नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट करा लिया है। आई होप आप उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा रहे होंगे, आप उसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज मैं हमारे न्यू मॉड्यूल की तरफ जाऊंगा, दैट इज मॉड्यूल नंबर 3, जो कि क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके पहले जो था वो क्या था हमारे पास, फोर्स मेथड था। फोर्स मेथड में मैंने अलग अलग टाइप के मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यूनिट लोड मेथड, और फिर लास्ट में क्या बताया था मैं आपको, सारे थ्योरम्स वगैरह भी आपको अच्छे से मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूंगा तो मेनली यहाँ पर जैसे कि मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैंने लिया था, डिटेल्ड ओवरव्यू जो मैंने बताया था उसमें, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर मैंने यहाँ पर इसको आपको बताया था कि मैं दो मेथड बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सबसे पहला और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो क्या है आपके पास, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और दूसरा मेथड जो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा वो कौन सा आपके पास, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आराम से, आप चाहे किसी भी लेवल का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यहां से आप क्वेश्चन हमेशा आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप ईएससी या गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये वाला जब मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको डील करूंगा सारी बेसिक चीजों से। बेसिक चीजों में क्या क्या होता है हमारे पास, कि जो भी टर्म्स, जो भी हमारे पास कंडीशंस, जो भी हमें इनको सॉल्व करने के लिए जो भी कंसेप्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो कंसेप्ट्स मैं सारे आपको पढ़ाऊंगा। तो जिसमें क्या क्या आता है आपके पास, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टिफनेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। स्टिफनेस को हम किससे डिनोट करते हैं, के से, स्टिफनेस के बारे में बताऊंगा। कैरी ओवर मोमेंट्स, कैरी ओवर फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स यहाँ पर यूज करते हैं हम, चाहे दोनों भी यहाँ पर कोई दोनों मेथड में सबसे पहले हम जो भी सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है हमारे पास, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करने का होता है। तो मैं आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद सिंकिंग वाले कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते जाएंगे। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से क्वेश्चंस हम कैसे कैसे उसमें हम तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले, बेसिक कंसेप्ट से भी पहले, मैं सबसे पहले आपको जो बताऊंगा वो आपको बताऊंगा मैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के बारे में, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम काफी ज्यादा यूज होने वाला है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर किसको बोलते हैं हम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हम बोलते हैं इसको जिसका एक एंड क्या होता है आपके पास, फिक्स्ड, और दूसरे एंड में क्या होता है आपके पास, एक रोलर सपोर्ट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूं ए और इसको मैं बोल रहा हूं बी, ठीक है। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि बी में मैंने क्या किया, यहां पर एक मैंने यहां पे मोमेंट लगाया हुआ है। बी पॉइंट में मैं क्या लगाया हूं, यहां पर एक मोमेंट लगाया हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं कि मुझे फाइंड करके बताओ कि रोटेशन ऑफ बी कितना आएगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ बी कितना आएगा। देखिए ये वाला जो मैं आपको प्रॉप्ड कैंटिलीवर जो बता रहा हूं, ये इससे रिलेटेड नहीं है, मेथड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके कुछ कुछ कंडीशन आपको स्टिफनेस वगैरह निकालने में क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। जैसे कि आपको वहां पर जब मैं स्टिफनेस के बारे में बताऊंगा तो आपको किसी भी टाइप का आपको रोटेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले मैं आपको एक इस टाइप का आपको, मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में ऑलरेडी मैंने आपको इसका टेबल में आपको वैल्यू बता दिया गया है, मैं बस उसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं आज, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या पूछा गया, रोटेशन एट बी आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं एनालाइज करूं तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आप यहां पर देख रहे होंगे तो यहां पर आपके पास एक रिएक्शन आएगा, कौन सा आपके पास आएगा, आर बी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मैं देख लूंगा कि मेरे पास रिएक्शन आर बी कितना आ रहा है। कैसे निकालेंगे अपन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर अगर मैं मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन लगाऊं, ठीक है, यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। तो अगर मैं कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड लगाऊंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन को क्या किया, वहां से हटा दिया, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहां से अगर मैं डेल्टा बी की बात करूं तो डेल्टा बी कितना आ जाएगा, डेल्टा बी कितना आ जाएगा, ये मेरा ऊपर चले जाएगा, ये जो आएगा डेल्टा बी, ये कितना आएगा, वैल्यू कितनी होती थी इसकी, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। कहां से बताया मैंने, ये वाली वैल्यू कहां से बताया,
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो आपको मैंने जो टेबल जो बताया था, ठीक है, मैं हर एक लेक्चर में आपको बोलता हूँ कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का टेबल आप बहुत अच्छे से याद करिए रहेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना तो उसकी हम टेबल की नीड लेते ही लेते हैं, ठीक है, उसका हम हेल्प लेते ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां से निकाला। अब आप बोलेंगे कि यार सर आप तो जो मोमेंट है वो ऐसा लगाया हो तो बीम डिफ्लेक्ट नीचे क्यों नहीं हुई, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, मान के चलिए अगर आपके पास ये स्केल है, ठीक है, आपके पास ये स्केल है, तो यहां पे मैंने फिक्स लगाया। अब देखिए अगर मैं नीचे से ऊपर मोमेंट लगा रहा हूं, ठीक है, मैं नीचे से कैसे लगा रहा हूं, ऊपर मोमेंट लगा रहा हूं, ये कैसे आपके पास ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये कैसे सपोर्ट है आपके पास, फिक्स सपोर्ट है, मैं नीचे से ऊपर मोमेंट लगा रहा हूं, तो ये जब मैं मोमेंट लगाया ऊपर से नीचे से ऊपर, तो आप देखिए ये वाली डिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, ये कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, नीचे डिफ्लेक्ट हो रही है, समझ में आ रहा है ये। सिमिलरली अगर इस केस में भी अगर मैं ऊपर की तरफ अगर मैं रोटेशन लगाया, मोमेंट लगाया, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मोमेंट लगाया तो देखिए कैसे कैसे होगा ये डिफ्लेक्ट होगा ऊपर के साइड में। तो ध्यान रखिएगा अगर ऐसे टाइप का अगर आपके पास मोमेंट लगाए तो ऊपर ही जाएगा ये, और अगर नीचे साइड में मोमेंट लगाए तो कैसे आएगा, वो नीचे डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया। तो अब बात करते हैं इसकी। तो मैंने सबसे पहले क्या लगाया, मैंने लोड लगाया, और सेकंड वाले पे क्या करूंगा मैं, सेकंड वाले पे मैं सिर्फ रिएक्शन लगाऊंगा आरबी। तो इसके कारण मेरी जो डिफ्लेक्शन आएगा वो भी कैसे जाएगा, ऊपर। इसको डेल्टा B1 बोल देता हूं मैं, और इसको मैं बोल दे रहा हूं डेल्टा B2। बहुत ही शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा ऐसे स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको आता है, ये तो पूरा फोर्स मेथड बता रहा हूं ना मैं मुझे क्या करना है, मुझे बस फाइनल ये जो थीटा भी जो चाहिए इसकी हेल्प से मैं क्या बताऊंगा आपको, इसके बाद जो आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड का जो बेसिक जो स्टार्ट करूंगा स्टिफनेस वगैरह, तो वहां पर मुझे थीटा भी चाहिए रहेगा, तो इसी कारण मैं आपको थीटा भी प्रूव करके बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डेल्टा B2 निकालूं, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, PL3/3I, लेकिन यहाँ पे P की जगह क्या है, RBL3/3EI। लेंथ इसकी L ही है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी है इसकी, EI, ठीक है। अब दोनों कैसे जा रहा है, दोनों ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखूंगा तो हमारे पास B पे कैसा है, B पे तो सपोर्ट है, B वाला सपोर्ट है, तो वो तो ऊपर नीचे डिस्प्लेस हो नहीं पाएगा। तो यहां पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की बात करूंगा तो डेल्टा B क्या होता है आपके पास, डेल्टा B1 प्लस डेल्टा B2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिफ्लेक्शन एट B तो आएगा ही नहीं, क्योंकि B पॉइंट पे क्या लगा है आपके पास, एक सपोर्ट है, और सपोर्ट क्या करेगा, वो उसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन होने से क्या करेगा, उसको रोकेगा, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0। इसका मतलब ml²/2EI प्लस RBL3/3EI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो यहां से अगर आप RB निकालोगे तो RB आपके पास कितना हो जाएगा, -3/2 M/L। समझ में आया। तो यहां से आपके पास जो RB आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, -3/2 M/L। अब ये जो माइनस जो आपको बता रहा है, ये माइनस आपको क्या बता रहा है कि आपने एक्चुअल में जो रिएक्शन जो ऊपर की तरफ जो लगाया हो ना, ये आपने गलत लगाया है। आपको कहां पे लगाना है इसको, आपको इस रिएक्शन को नीचे की तरफ लगाना है। माइनस क्या बता रहा है आपको कि डायरेक्शन आपने जो दिया था, अज्यूम जो किया था, वो डायरेक्शन गलत है। ये कहां पर आएगा, नीचे की साइड में आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 इंटू M/L। क्लियर है यहां तक, आपको ये चीज समझ में आई, 3/2 इंटू M/L। ये आपके पास क्या है, सही एक रिएक्शन है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना था थीटा भी। थीटा भी निकालने के लिए मैं क्या ले लेता हूं, किसी भी पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, एक सेक्शन ले रहा हूं, एक मैं सेक्शन कट कर रहा हूं, और इस पॉइंट पे मैं क्या कर लूंगा, मैं स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड आउट कर लूंगा। फिर उसके बाद कैसिलानोस थ्योरम लगा के मैं क्या कर लूंगा, मैं सेकंड थ्योरम लगा के मैं वहां पर आपके पास रोटेशन को फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं बेंडिंग मोमेंट। इस पॉइंट में मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूं, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो अगर मैं mx की अगर मैं बात करूं, mx, तो x के राइट साइड में कितने टाइप के लोड आपको दिख रहे हैं, एक आपको ये दिख रहा है डाउनवर्ड फोर्स, और एक दूसरा क्या दिख रहा है आपको, मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर मोमेंट के राइट में अगर लूंगा तो दो फोर्सेस के कारण क्या आएगा, मोमेंट आएगा, एक दिस वन एंड दिस वन। और सेक्शन के राइट से जब भी लेते हैं तो क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है आपके पास, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है हमेशा आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर आरबी जो बनाएगा वो क्या बनाएगा आपके पास, क्लॉकवाइज बनाएगा। तो आरबी की वजह से जो मोमेंट आएगा वो कैसा आएगा आपके पास,
नेगेटिव आएगा, मतलब कितना आ जाएगा ये माइनस आर बी इंटू एक्स प्लस एम क्या है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और सिंस ये ऑलरेडी एक कपल है, ये ऑलरेडी एक मोमेंट है, तो इसमें आप क्या करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, एम एक्स मत कर देना, सिंस ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मोमेंट तो ऑलरेडी मोमेंट वहां पर कपल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस पे, यहां पर ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहां से अगर मैं आरबी की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो आरबी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 3/2 m बाय एल, 3/2 m बाय एल प्लस कितना आ गया आपके पास m, ठीक। तो यहां से अगर मैं m को कॉमन ले लिया इंटू एक्स भी आ गया यहां पर 3/2 m बाय एल इंटू क्या आ जाएगा x प्लस m। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा m माइनस 3/2 m एल एक्स अपॉन एम एक्स अपॉन एल, एम एक्स अपॉन एल, ठीक है। इसको भी अगर कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया मैं, यहां पर ये आ गया m, कितना बचेगा 1 माइनस 3x अपॉन 2l, m कितना है 1 माइनस 3x अपॉन 2l। तो फाइनल आपका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा x डायरेक्शन में mx, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2l को मैं वहां ले लेता हूं तो हो जाएगा m बाय 2l माइनस 3x, ये क्या आपके पास उस एक x डिस्टेंस पे क्या आपके पास ये बेंडिंग मोमेंट है। नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूं स्ट्रेन एनर्जी, क्या निकाल रहा हूं मैं u की वैल्यू निकाल रहा हूं। u की वैल्यू क्या होती है आपके पास mx स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू डी एक्स, स्पैन की वैल्यू कितनी है 0 से l। तो स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहा हूं, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, देखो फाइनली मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि देखिए मुझे क्या निकालना था, क्वेश्चन में क्या दिया था एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर था, उसमें मुझे पूछा था कि आप क्या निकालो रोटेशन निकालो, ठीक है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो मुझे क्या निकालना है अल्टीमेटली, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है थीटा एट बी। थीटा एट बी को मैं कैसे निकालूंगा, कैसिग्लियानोस थ्योरम से निकाल दूंगा। सेकंड थ्योरम क्या बोलता है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको थीटा बी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे u निकालने के लिए, u को निकालने के लिए मुझे किसकी हेल्प चाहिए, मुझे u का फॉर्मूला चाहिए ना mx स्क्वायर अपॉन 2ei dx। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए mx भी चाहिए, तो मैंने क्या किया यहां पर सबसे पहले mx को मैं निकाल लिया हूं। नेक्स्ट क्या निकालूंगा मैं u को निकालूंगा, फिर लास्ट में क्या करूंगा डेल बाई यू बाई डेल बाई एम करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा थीटा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं u की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 0 से l, mx की वैल्यू कितनी है m बाय 2l माइनस 3x, और इसका क्या है ये स्क्वायर है इंटू डी एक्स अपॉन 2ei, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देता हूं, आप भी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए और मैं फाइनल इसका स्टेप लिख लेता हूं। चलिए तो यहां से अपन इंटीग्रेशन मैंने परफॉर्म कर लिया, टाइम थोड़ा सेव कर लूंगा आपका। तो यहां पर मैंने क्या किया mx की जगह मैंने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट x का मैंने वैल्यू रखा, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म किया हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा इसका mx स्क्वायर है ना ये, तो m का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर करूंगा तो नीचे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ei, और l स्क्वायर भी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, सिंस ये ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट को मैंने खोल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर का 4l स्क्वायर x हो जाएगा, 9x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, 12x का lx का x स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन भी परफॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा, लिमिट कितनी है 0 टू l। तो अगर मैं l पुट किया तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा जहां जहां पर x था वहां पे क्या पुट कर दीजिए आप l पुट कर दीजिए। तो फाइनल आपका जो u की जो वैल्यू आएगी, u की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी m स्क्वायर l अपॉन 8ei, ठीक है। अब यहां पर स्ट्रेन एनर्जी आपके पास आ गई, u क्या है आपके पास स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक। अब यहां पर अगर मैं कैसिग्लियानोस थ्योरम की बात करूं तो कैसिग्लियानोस सेकंड थ्योरम की अगर मैं बात करूंगा तो आपको क्या पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन
डेल बाय एम करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो अगर मैं u की वैल्यू रखूं डेल बाय अपॉन डेल एम, u की वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर एल अपॉन 8EI, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2m इंटू एल अपॉन 8EI। तो मतलब ये 2 कितना हो जाएगा, ये 4 से चले जाएगा, तो आएगा कितना, ml अपॉन 4EI। यही क्या आपके पास डेल बाय यू बाय डेल बाय एम है। इसका मतलब क्या है, थीटा बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई आपके पास, ml अपॉन 4EI। समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मैंने आपको टेबल में भी समझाया था कि अगर आपके पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, अगर आपके पास क्या है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है और वहां पर क्या लगा है, एक कपल लगा हुआ है। कपल कितना है वो m, दिस इज a एंड दिस इज b। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे रोटेशन कितना आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रोटेशन कितना आएगा, तो रोटेशन जो आएगा थीटा बी की जो वैल्यू होगी, थीटा बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, ml अपॉन 4EI। क्लियर है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा, डाउनवर्ड आएगा, कितना वो RB इक्वल्स टू 3/2 m/L। तो आप यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू याद रखना, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में आपके पास जो थीटा बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ml अपॉन 4EI। और इसको मैंने कहाँ पे लिखा है, आपको टेबल में भी आपको ये वैल्यू मैंने पहले लिखवा दी थी, ठीक है। तो थीटा बी की वैल्यू कितनी आई, ml अपॉन 4EI। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं स्टिफनेस। आप बोलोगे कि सर आज तो अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड स्टार्ट कर दिए, फिर आप यहाँ पर ये कैसिग्लियानो सेकंड थ्योरम जो कि हम फोर्स मेथड में पढ़े थे वो आप क्यों पढ़ा रहे हो। बस मैं चाह रहा था कि आपको ये थोड़ा सा प्रॉप्ड कैंटिलीवर के बारे में थोड़ा प्रूफ करके बता दूं, ताकि आपको एकदम ज्यादा मगअप नहीं करो। जो फॉर्मुलेज मैंने जो लिखवाए थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, और यहाँ पर प्रॉप्ड कैंटिलीवर ये वाला जो ऐसे टाइप का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू आपको बार बार क्या होगी, काफी ज्यादा नीड पड़ेगी, कहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट मेथड के बेसिक टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसी कारण मैं आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं स्टिफनेस से। सबसे पहले अपन देखेंगे स्टिफनेस के बारे में बेसिक जो कंसेप्ट है। इसमें सबसे पहले टॉपिक को मैंने स्टिफनेस लिया है। स्टिफनेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। आपको 100 में भी आप पढ़ोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में भी आप पढ़ोगे स्टिफनेस के बारे में। तो अगर स्टिफनेस की बात करूं तो डेफिनेशन अगर मैं लिखाऊंगा तो इट इज डिफाइंड एज the moment required at a joint, it is defined as the moment required at a joint in a member to produce unit rotation, ठीक है, to produce unit rotation of that joint। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास यूनिट रोटेशन, ठीक है। अब इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूं तो यहां पर आपके पास m जो होता है, जो कि है क्या है, मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, स्टिफनेस इनटू रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट रिक्वायर्ड एट अ जॉइंट इन अ मेंबर टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। यूनिट रोटेशन मतलब थीटा की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 1 अगर मैं रख दूंगा तो m मेरा किसके बराबर हो जाएगा, m मेरा बराबर हो जाएगा किसके, k के। इसका मतलब मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, स्टिफनेस के। और डेफिनेशन भी यही बोल रहा है कि जो स्टिफनेस जो है वो किसके बराबर है, मोमेंट के बराबर है। इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट रिक्वायर्ड, कब, जब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन ऑफ दैट जॉइंट। समझ में आया। सिमिलरली अगर आप इसको मॉस में भी अगर पढ़ते होंगे तो k की वैल्यू को अपन किससे डिनोट करते हैं, अपन p अपॉन डेल्टा से, ठीक है। अगर मैं यहां पर मोमेंट की बात करूं तो स्टिफनेस क्या हो जाएगा आपके पास, m अपॉन थीटा। लोड अपॉन डिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे, स्प्रिंग्स वगैरह में भी अपन पढ़ते हैं हमेशा। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग की अगर बात करते हैं तो k इक्वल्स टू क्या होता है, p अपॉन डेल्टा। सिमिलरली अगर मैं रोटेशन की बात करूंगा तो k क्या हो जाएगा, m अपॉन थीटा के बराबर हो जाएगा, जहां पर m को अपन कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू लिख सकते हैं k इंटू थीटा। और अगर आप थीटा की वैल्यू कितनी आप रख रहे, यूनिट रोटेशन रख रहे हैं, मतलब कितना रख रहे हैं, उसका 1 के बराबर रख रहे हैं, तो मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, k के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब अपन बात करेंगे इसके केसेस के बारे में। स्टिफनेस के हम केसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला केस ले रहा हूं,
when the far end is fixed. ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं यहां से, when the far end is fixed. एक मैंने फिक्स सपोर्ट बनाया और यहां पर क्या बना रहा हूं, एक नॉर्मल रोलर सपोर्ट बना रहा हूं. ठीक, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर एक मैंने मोमेंट लगाया. ठीक है, अब ये बी का जो फार एंड है वो क्या है आपके पास, ए है. अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी का जो फार एंड है वो कैसा दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है. और यहीं पर बोल रहा है कि व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड, तो बी का जो फार एंड है वो कैसा दिख रहा है आपको, फिक्स्ड दिख रहा है. ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा रोटेशन की, अगर मैं यहां पे बात करूंगा थीटा बी की, तो मेरे को बताइए थीटा बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा. इसके जस्ट पहले मैं आपको इसी को सॉल्व करा के बताया था. थीटा की बी की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, एम एल अपॉन कितना आया था, 4EI. एंड डोंट वरी, मैंने टेबल में भी आपको अच्छे से बताया था, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के टेबल में भी आपको ये वाला स्पेशल केस बताया था. प्रॉपर्टी के लिए आपके पास कितना आता है, थीटा बी की वैल्यू आती है आपके पास ml अपॉन 4EI. तो अगर मैं बोलूंगा स्टिफनेस बताइए, आप स्टिफनेस बताइए K ऑफ बी ए. ठीक है, मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट पे देख रहे हैं तो फार एंड आपको ए पॉइंट कैसा दिख रहा है आपको, फिक्स्ड दिख रहा है. तो K ऑफ बी ए आपसे पूछा है स्टिफनेस के बारे में. ठीक है, तो स्टिफनेस की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास कि K किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर हो जाएगा, या फिर M किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1. तो अगर मैं थीटा की वैल्यू कितना रख लिया, मैं 1 पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दिया मैं 1, तो मेरा M किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा. M मेरा किसके बराबर हो जाएगा आपका, K के बराबर हो जाएगा. और यहीं पर अगर मैं K की वैल्यू आपको बताऊं तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4EI अपॉन L. और ये K कौन सा है आपके पास, B से मैं क्या देख रहा हूं, A को देख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 4EI अपॉन L. समझ में आया, स्टिफनेस की डेफिनेशन समझ में आई. और ये वाली चीज को मैंने इसके पहले आपको प्रूफ करके ही बता दिया कि ml अपॉन 4EI कैसे आया. तो जो स्टिफनेस की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड अगर रहेगा. ठीक है, बी से बात कर रहा हूं, बी को मैंने रेफरेंस पॉइंट रखा है, व्हेन द फार एंड कौन सा है, ए पॉइंट कैसा है, फिक्स्ड है, तो स्टिफनेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4EI अपॉन L. ठीक है, नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट केस की बात करूं, व्हेन द फार एंड इज हिंज्ड. ठीक है, तो यहां पर अगेन बी को मैं क्या रख रहा हूं, रेफरेंस रख रहा हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहां पर मैंने क्या लगाया, एक मोमेंट लगाया. ठीक है, तो बी से अगर मैं ए पॉइंट को देखूंगा तो बी का जो फार एंड है वो कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है. और ए पॉइंट आपको कैसा दिख रहा है, आपको हिंज्ड दिख रहा है. ए पॉइंट कैसा दिख रहा है, हिंज्ड दिख रहा है. तो अगर मैं यहां की बात करूंगा तो इस पॉइंट पे आपके पास जो थीटा बी जो आएगा आपके पास, यहां पर जो थीटा बी की वैल्यू आती है, थीटा बी की वैल्यू कितनी आती है याद है क्या, वो आती है ml अपॉन 3EI. ठीक है, और ये वैल्यू कहां से आई सर, तो सर ये वाली वैल्यू कहां से आई है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के टेबल से. ठीक है, पूरे एक लेक्चर में कम से कम नहीं तो भी मैं 20 बार तो बोल ही देता हूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का टेबल, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा आप लोग. तो ये वाला केस भी मैं कहाँ से आपको बताया हूँ, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के टेबल से आपको इस वैल्यू के बारे में बताया था. ठीक, तो ये हो जाएगा ml अपॉन 3EI. लेकिन इन केस अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मतलब ऐसे एकदम याद करना पड़ रहा है तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो. सिमिलरली कैसे, इसके पहले जैसे मैंने आपको कैसिलानोस थ्योरम से मैंने आपको प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए प्रूव करके बताया था, mx निकाल लिया था, स्ट्रेन एनर्जी निकाल लिया था, फिर उसके बाद कैसिलानोस थ्योरम लगा के डेरिवेटिव से हमने क्या निकाल लिया था, थीटा की वैल्यू निकाल ली थी. सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं. आपको भी सेम वही करना है, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके सेक्शन काटना है, वहां से आप बेंडिंग मोमेंट की कोई भी एक्स डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर लीजिएगा और वो एक्स mx की वैल्यू कहाँ पुट करिएगा, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूला में पुट करिएगा, स्ट्रेन एनर्जी u निकालिए और u के बाद आप क्या करिएगा, उसको पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू m. तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा रोटेशन का फॉर्मूला. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको बता दिया था, लास्ट जो कंक्लूसिव स्टेप है वो कितना है, ml अपॉन 3EI. सिमिलरली अगर यहां पर भी मैं थीटा की वैल्यू कितनी रखूंगा, अगर मैं 1 रखा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी. डेफिनेशन के हिसाब से
स्टिफनेस किसके बराबर होता है, मोमेंट के बराबर होता है जब वहां पर यूनिट रोटेशन आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं थीटा बी की वैल्यू कितनी रखा मैं 1, तो एम कितना हो जाएगा के एल अपॉन 3EI। ठीक है, तो यहां से अगर मैं के की बात करूं, के ऑफ बी ए, सबकी लेंथ एल है और EI है ना, इस पर कंफ्यूज मत करना। ये भी क्या है, एल है और ये क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है। तो के ऑफ बी ए की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 3EI अपॉन एल। ये भी क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब फार एंड जब फिक्स्ड रहेगा तो स्टिफनेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4EI अपॉन एल, और जब फार एंड जब हिंज्ड रहेगा तो आपके पास स्टिफनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3EI अपॉन एल। प्लीज आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पूरी जगह पे, चाहे आप अब डिस्प्लेसमेंट पूरे मॉड्यूल में मैं के रेस्पेक्ट में बात करूंगा ही करूंगा। पूरा ये मॉड्यूल जितना भी चलेगा, जितने भी लेक्चर्स आएंगे इसमें, उसमें हम जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक के की वैल्यू में आपको बस यही बोलूंगा कि देखो फार एंड कैसा दिख रहा है, हिंज दिख रहा है कि फिक्स दिख रहा है, फार एंड कैसा दिख रहा है, फार एंड के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले के केस में फार एंड फिक्स्ड है तो के की वैल्यू कितनी आई थी 4EI बाई एल। सेकेंड केस में फार एंड कैसा आपके पास हिंज्ड है तो के की वैल्यू कितनी आई है 3EI अपॉन एल। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसमें, व्हेन द फार एंड इज फ्री, when the far end is what is free। मान के चलिए ये आपके पास B पॉइंट है और ये आपके पास A पॉइंट है, दिस इज M। ठीक है, तो यहां पे कोई भी रोटेशन आएगा क्या, यहां पे रोटेशन नहीं आएगा। थीटा बी भी कितना हो जाएगा आपके पास 0 और के बी ए भी कितना आ जाएगा आपके पास 0। ये कैसे आपके पास, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैसा हो गया, थोड़ा अनस्टेबल हो गया। तो यहां पर के बी ए की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 केस होते हैं स्टिफनेस के, कौन कौन से, एक होता है फार एंड इज फिक्स्ड 4EI बाई एल होती है उसकी वैल्यू, एक होता है आपके पास फार एंड इज हिंज्ड 3EI बाई एल, और एक होता है फार एंड इज फ्री जिसमें वैल्यू कितनी हो जाती है उसकी 0। ठीक है, नेक्स्ट अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे और उसमें हम के की वैल्यू निकालते हैं।